Alright, let's formally begin with the class. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन और मजीद ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं उसको डिस्कस करेंगे जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, 2-3 लाइनें फटाफट लिख लें, जिसके बाद इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट लेते हैं। फटाफट लिख लें। अच्छा बेटा, स्टार्ट लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एलिवेशन पे। व्हेन वी आर लुकिंग एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, जब हम जमीन से ऊपर की तरफ देखते हैं तो विद द हॉरिजॉन्टल जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं
तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड विद द हॉरिजॉन्टल। जैसा कि नोट में आपने देखा कि दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड विद द हॉरिजॉन्टल। सर ऐसा क्यों, विद द हॉरिजॉन्टल क्यों? अब सोचना है आपने। जब आप सामने देख रहे हैं तो आपकी जो नेक है वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रही। सबसे कंफर्टेबल आप कब होते हैं? कोई भी इंसान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कब होता है? जब वो अपने सामने देखता है, क्योंकि दाएं बाएं देखने के लिए तो गर्दन को मुड़ाना पड़ता है ना, और ज्यादा देर तक तो मुड़ा के नहीं रख सकते गर्दन, ना ज्यादा देर तक ऊपर देखते रह सकते। तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है जब इंसान हॉरिजॉन्टल देख रहा है, सामने देख रहा है, हॉरिजॉन्टल। अब जब मैं सामने देखते देखते अचानक ऊपर देखने लगा, ऊपर एक परिंदा उड़ रहा था, एक बर्ड उड़ रहा था, या समझे सामने एक घड़ी लगी हुई थी ऊपर। जब मैंने सामने देखते देखते ऊपर की तरफ देखा तो मेरी गर्दन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल फॉर्म किया। तो ये जो एंगल है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अब सिनेरियो को जो है चेंज करते हैं। हम एरोप्लेन में जा रहे हैं। जब एरोप्लेन में जाते हैं, आप में से माशाल्लाह काफी लोगों ने एरोप्लेन पे सफर किया होगा। जब जहाज पे जाते हैं, जब आसमानों पे होते हैं, फिजाओं में उड़ रहे होते हैं, तो कभी नीचे देखने का भी दिल चाहता है, और नीचे हम शहर की तरफ देखते हैं कि हमें लाइटिंग नजर आ रही होती है। जब रात में कभी ट्रेवल किया हो तो पूरा शहर नजर आ रहा होगा, लाइट्स ही लाइट्स होंगी, गाड़ियां छोटी छोटी नजर आ रही होंगी, और सब कुछ नजर आ रहा होगा। तो जब आप प्लेन में बैठे बैठे ऊपर से नीचे देखते हैं, तो सामने देखते देखते जब नीचे नजर जाती है, तो जो एंगल फॉर्म होता है गर्दन का, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का लफ्ज सुन के डिप्रेशन में नहीं आना, डिप्रेशन का मतलब समझना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है टॉप टू बॉटम। सिंपल सी मिसाल है, मैं सामने बैठा हूं, ऊपर की तरफ कोई बर्ड जा रहा है, बर्ड पे देखा एलिवेशन, और जब नीचे देखा तो एक कॉकरोच चल रहा था। जब नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहीं बैठे बैठे ऊपर देखा एलिवेशन, यहीं बैठे बैठे नीचे देखा डिप्रेशन। विद द हॉरिजॉन्टल जो एंगल फॉर्म हुआ उसे कहते हैं डिप्रेशन या एलिवेशन। तो यहां एक बात सॉर्ट आउट हो गई, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप इज एलिवेशन, टॉप टू बॉटम is depression. Bottom to top is elevation and top to bottom is depression, and they are always formed with the horizontal. सर बात समझ तो आ गई है, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी वेग वेग नजर आ रही है। तो इस बात को समझने के लिए एक जबरदस्त एग्जांपल देखते हैं। एक ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी। पॉइंट सी पे एक टावर है, पॉइंट सी पे एक वर्टिकल टावर है। भाई आप जब जा रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा टावर्स खड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक के टावर्स होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं, बाहर वर्टिकल ट्री भी होती है। तो हम वर्टिकल टावर की बात कर रहे हैं। एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। ये सिनेरियो ना वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में भी दिया जा सकता है। A tower of height 30 centimeter stands at a point C.
तो पॉइंट सी पे एक टावर है, टावर के टॉप पे खड़े हैं मिस्टर बी। सिनेरियो समझे, टावर के टॉप पे है मिस्टर बी और टावर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है मिस्टर ए। तो अब इसको देखें, ये एक वर्टिकल टावर है जो जमीन पे लगा हुआ है, टावर से दूर मिस्टर ए खड़े हैं और टावर के टॉप पे मिस्टर बी खड़े। ये मिस्टर ए और मिस्टर बी में बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़े पक्के दोस्त हैं, चड्डी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड्स है, बचपन के फ्रेंड्स। तो मिस्टर ए मिस्टर बी क्योंकि फ्रेंड्स हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब जब मिस्टर ए सामने देख रहे थे तो टावर का बॉटम नजर आ रहा था, तो ये हॉरिजॉन्टल को मैं कहता हूं लाइन ऑफ साइट। पहले यहां देख रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब मिस्टर ए की लाइन ऑफ साइट ये हो गई LOS, लाइन ऑफ साइट। मिस्टर ए सामने देख रहे थे, नजरें उठा के मिस्टर बी से देखा और हाय किया, हाय बी कैसे हो। तो जब मिस्टर ए सामने देखते देखते टावर के टॉप पे मिस्टर बी को देखने लगे तो विद द हॉरिजॉन्टल एक एंगल फॉर्म हुआ। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो था वो था हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल फॉर्म हुआ उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पहला जो पार्ट है वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, मतलब जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को देखा, जब मिस्टर ए ने नजर उठा के मिस्टर बी को देखा तो कितना एंगल फॉर्म हुआ। तो आप समझ गए कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म हुआ, जो गर्दन ने एंगल फॉर्म किया वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए यकीनन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो एंगल है थीटा वो अननोन है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल। हमारे पास एडजेसेंट मौजूद है 10 सेंटीमीटर और ऑपोजिट हमें पता है 30 सेंटीमीटर। तो वी हैव ऑपोजिट एंड वी हैव एडजेसेंट एंड वी हैव टू फाइंड थीटा। लास्ट क्लास में सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या पाइथागोरस इस्तेमाल होते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, लेकिन पाइथागोरस तब इस्तेमाल होता है जब सारी लेंथ्स, दो लेंथ्स हो, तीसरी निकालनी हो। जब एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसान भाषा में सीखे थे, सो का टोआ, सो का टोआ। तो आप मुझे बताएं कि इस सवाल के सिनेरियो के हिसाब से इसमें ऑपोजिट है, एडजेसेंट है, थीटा निकालना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा। वेरी वेरी गुड, tan। तो हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 10 और थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स 30 अपॉन 10। कैलकुलेट करें, एक मिनट। आंसर आ रहा है
71.565। अच्छा, एंगल इन डिग्री है, 3 डेसिमल प्लेस में वर्किंग करनी है और फाइनल आंसर जो एंगल का देंगे दैट वुड बी 1 डेसिमल प्लेस। लास्ट क्लास में एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट सीखी थी कि नॉन एग्जैक्ट अगर एंगल आए तो एंगल को 1 डेसिमल प्लेस में देना है। सर ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी है, तो भाई ये इत्तेफाक है। एंगल इन डिग्री के लिए जो रिक्वायरमेंट फॉलो होती है वो डेसिमल प्लेस वाली होती है, 1 डेसिमल प्लेस। जैसे 8.9 डिग्री है, ऑल्दो दिस इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बट दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर 8.9 सेंटीमीटर लिख दिया तो दिस इज रॉन्ग। फिर आपने 8.93 सेंटीमीटर लिखना होगा अगर 8.93 है तो लेंथ वगैरह 3SF, पेरीमीटर एरिया सब 3SF, एंगल एंड डिग्री 1 डेसिमल प्लेस। कभी इत्तेफाक से डेसिमल प्लेस भी 1 हो और सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 हो, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर कॉन्सेप्ट्स कि हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा इस सवाल में एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा था जिसका आंसर आ गया 71.6 डिग्री। अच्छा जी, अब मुझसे पूछा जाता है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, या तो स्टेट लिखा हुआ है, ऑल्सो स्टेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फ्रॉम बी। सोचे आपको फाइंड करने का कहा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फ्रॉम बी। जब ए ने नजर उठा के बी की तरफ देखा, उसको हाय हेलो किया, तो बी के कानों तक आवाज आई, बी ने फौरन नजर झुका के अपने दोस्त को वेव किया। तो बी ने जब सामने देखते देखते नीचे देखा तो जो एंगल फॉर्म हुआ वो था एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब जो मिसकॉन्सेप्शन है वो क्या है? बच्चे समझते हैं ये वाला एंगल डिप्रेशन का एंगल है। टोटली रॉन्ग। दिस एंगल, जब बी ने नीचे देखा तो बी की लाइन ऑफ साइट ये थी, लेकिन लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है वो विद द हॉरिजॉन्टल देखना है, ना कि विद द वर्टिकल। इसका मतलब हरगिज ये वाला एंगल आपने नहीं देना। तो फिर आपने कौन सा एंगल देना है? सर हॉरिजॉन्टल तो बनी हुई नहीं है। अल्लाह के बंदो, अगर नहीं बनी हुई तो बना लो यार। अल्लाह ने प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं, किस लिए दिए? एक्सटेंड कर दें लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, एज इट इज बना दें, डॉटेड बना दें, इमेजिनरी लाइन बना दें। मैं इसको डॉटेड बना देता हूं ताकि हमें पता रहे कि ये हमने खुद से ऐड की है, ओरिजिनली ये नहीं थी। अच्छा, अब जो लाइन ऑफ साइट है बी की, उसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल का जो लाइन ऑफ साइट से एंगल है, लाइन ऑफ साइट का जो विद द हॉरिजॉन्टल एंगल है थीटा, वो हमें निकालना है। So we have to find, this is line of sight and this is the angle theta that we have to find. अब ये थीटा कैसे निकाला जाए? अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं जो मैंने रेड से मार्क किया है। रेड का मतलब है डेंजर जोन, रेड का मतलब है डेंजर जोन। ये रेड वाला एरिया पे नहीं जाना, ये रेड वाला एंगल आंसर के तौर पे नहीं देना। लेट सपोज अगर आपने ये रेड वाला रीजन निकाल लिया, ये वाला एंगल आपको पता चल गया, तो याद रखें फिर ये विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान 90 का एंगल होता है। तो फिर इस रेड वाले एरिया को, इस रेड वाले एंगल को 90 से माइनस करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा। तो ये रेड वाला रीजन एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है क्योंकि ये विद द वर्टिकल है, हमें विद द हॉरिजॉन्टल देखना होता है। तो ये थीटा मैंने मार्क किया है, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, या मैंने थीटा लिख दिया है, इसको मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अच्छा, यहां मैंने जान करके एक लफ्ज इस्तेमाल किया है स्टेट, ताकि आपको यह भी बता सकूं कि कभी एग्जामिनर स्टेट का लफ्ज लिखे, इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करें। जो काम आप अब तक कर चुके हैं, कि जो काम वाजे तौर पे नजर आ रहा है, उसको देखकर खाली लिखना है बस। We only have to state. We do not have to find. We do not have to calculate. Nothing is required. Only we have to state. State का मतलब कुछ चीज ऐसी है जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमें सामने से ही देखकर लिखनी है। तो भाई ये क्या चक्कर है, यहां पर सवाल में स्टेट का लफ्ज क्यों है? एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए स्टेट का लफ्ज क्यों है? भाई इसलिए है कि अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हों, अगर दो कॉमन पॉइंट्स लिए जाएं और ए वाले पॉइंट से बी की तरफ देखा जाए और बी वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट की तरफ देखा जाए, तो ए टू बी जो एलिवेशन होगा वो बी टू ए डिप्रेशन के एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मिस्टर ए अगर 71.6 डिग्री के एंगल से मिस्टर बी को देख रहे हैं, तो यकीनन मिस्टर बी जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो उनको भी 71.6 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करना पड़ रहा है। मतलब जितनी मुश्किल मिस्टर ए को मिस्टर बी को देखने में हो रही है, उतनी ही दिक्कत की और परेशानी मिस्टर बी को भी फेस करनी पड़ रही है। मतलब दोनों का एंगल जो है विद द हॉरिजॉन्टल बराबर है। जितनी गर्दन बैंड करनी पड़ रही है ए को, उतनी ही बी को करनी पड़ रही है। फर्क ये है कि एक बैंड करके ऊपर देख रहा है, लिहाजा एलिवेशन है, एक बैंड करके नीचे देख रहा है, लिहाजा डिप्रेशन है। तो अब अगर मैं यहां सिनेरियो को आपके सामने रखूं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर मैं थीटा का नाम दूं, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये दोनों हॉरिजॉन्टल तो पैरेलल लाइंस हैं। दो वर्टिकल हों या दो हॉरिजॉन्टल हों, वो पैरेलल लाइंस होती हैं या नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। और जब दो लाइंस पैरेलल हों तो z बनता है, और जब z बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स वजूद में आ जाते हैं। जब ऑल्टरनेट एंगल्स है, दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर। तो मैं कह रहा हूं ए टू बी जो एलिवेशन फॉर्म हुआ और बी टू ए जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? दे आर इक्वल। Why are they equal? Because of alternate angles. Because both the horizontal lines are parallel. लिहाजा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां मुझे सिर्फ स्टेट करने का कहा गया था, और उसकी मेन वजह यह थी कि मुझसे पहले ही वो एलिवेशन निकलवा चुका है। तो इसका ये मतलब हो कि कभी हमें डिप्रेशन भी निकालना हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं एलिवेशन निकाल लूं, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन ये केस सिर्फ तब होगा जब दो पॉइंट्स हैं कॉमन, थर्ड पॉइंट ना हो। थर्ड पॉइंट इन्वॉल्व हो गया, मामला कुछ और है। अगर दो पॉइंट्स हैं और पहला वाला दूसरे को देख रहा है, दूसरा वाला पहले को देख रहा है, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, और ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो फिर एलिवेशन डिप्रेशन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर जो कहा जा रहा था स्टेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 71.6 डिग्री होगा। इसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी। बोथ एंगल्स आर सेम। जी बिल्कुल। जी अब्दुल रहमान, ये दोनों एंगल सेम होंगे। बोथ एंगल्स विल बी 71.6 डिग्री। अच्छा, अब मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि डिप्रेशन और एलिवेशन अलग अलग कब होंगे? तो अब जरा एक चीज मैं बता रहा हूं, जरा देख ले उसको भी।
अच्छा ये वाला सिनेरियो सिर्फ कंसिडर करें एज ए एग्जांपल। ए एक पॉइंट है और ए से हम सी की तरफ देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल होगा एलिवेशन। और ए पे बैठे हुए हैं और ए से ही डी की तरफ देख रहे हैं, तो ए टू सी लाइन ऑफ साइट है विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन, और इसी तरह ए टू डी लाइन ऑफ साइट है जब नीचे देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल होगा डिप्रेशन। तो अब ये एलिवेशन और डिप्रेशन क्या बराबर होंगे? हाँ भाई, क्या ए टू सी और ए टू डी जो एलिवेशन और जो डिप्रेशन के एंगल फॉर्म हुए हैं, क्या ये इक्वल हैं? हम कहेंगे नॉट इक्वल, जी नहीं, ये बराबर नहीं है। वेरी गुड बेटा, पार्टिसिपेशन के लिए शुक्रिया। कि तमाम एंगल्स 90, तमाम एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ए टू सी एक डिफरेंट स्टोरी है, ए टू डी एक डिफरेंट स्टोरी है। हाँ, ए टू सी और सी टू ए वाली बात होती तो फिर सेम होता, या ए टू डी और डी टू ए वाली बात होती तो सेम मामला होता। दो पॉइंट सेम रहते हैं तो फिर मामला सेम रहता है, लेकिन अगर अलग अलग पॉइंट्स की बात हो रही है तो एलिवेशन डिप्रेशन का कोई कनेक्शन इस केस में नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के हवाले से जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा बहुत समझ आया होगा यकीनन, बल्कि ज्यादा ही समझ आया होगा इंशाल्लाह। मैंने जितने डिटेल में समझाया है, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ लिखना चाहते हैं लिख लें, हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको क्लियर हो गया? एक एक्नॉलेजमेंट दे दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं फटाफट। देखिए कंफ्यूजन है कि 90 से माइनस क्यों नहीं किया बेटा, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए था। देखिए मैं हैंड लेके आता हूं, हमें ये वाला एंगल चाहिए था, सही है। 90 से माइनस तब करते जब मैं ये रेड वाला एंगल निकालता, रेड वाला एंगल निकालता ना, तो फिर 90 से माइनस करता तो ब्लैक वाला आ जाता। रेड वाला निकालता, 90 से माइनस करता, ब्लैक वाला आ जाता। लेकिन मेरे पास रेड वाला नहीं है, बल्कि मेरे पास तो ये एलिवेशन का एंगल मौजूद है। अगर लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे एलिवेशन का एंगल नहीं निकलवाता, लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे एलिवेशन का एंगल नहीं निकलवाता, डायरेक्ट डिप्रेशन का निकलवाता, तो या तो मैं डायरेक्टली ये वाला एंगल निकाल लेता जेड की वजह से, तो जो ये एंगल होता वही एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता, या फिर मैं ये रेड वाला एंगल निकाल लेता और जो भी इस रेड वाले एंगल का आंसर आता उसको 90 से माइनस कर देता। लेकिन इस केस में तो मेरे पास ऑलरेडी जेड रूल के मुताबिक, ऑल्टर्ड एंगल्स के मुताबिक ये वाला एंगल एलिवेशन वाला मौजूद है, लिहाजा उस हिसाब से ऑल्टर्ड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और जो एलिवेशन का एंगल है वही डिप्रेशन का एंगल है, और दोनों के दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? अच्छा बेटा आगे बढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बचपन से हमने पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल में बेस और हाइट परपेंडिकुलर हो, ये बेस है और ये डॉटेड लाइन जो है परपेंडिकुलर हाइट है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तो दोनों
बेस और हाइट परपेंडिकुलर है और दोनों दिए हुए, तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां तक कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में भी डीलिंग कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो बेस और हाइट वैसे ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक 10 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है और मुझे एरिया निकालना है, तो आप देख सकते हैं बेस और हाइट क्या है, परपेंडिकुलर। तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से हमारा एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, हमें बात पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि बेस एंड हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, बट इफ द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट आर नॉट गिवन एंड द ट्राइंगल इज नॉन राइट एंगल्ड, ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है और बेस और हाइट नहीं पता, तो ऐसे केस में वी नीड द फॉलोइंग डाटा। मैं पहले पूरी एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल नॉर्मली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकलता है। अगर राइट एंगल है तो फिर तो फौरन निकल जाएगा, अगर बेस और हाइट है तो। लेकिन अगर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हमारे पास बेस और डॉटेड फॉर्म में परपेंडिकुलर हाइट मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हाइट नहीं है और बेस और हाइट नहीं पता, तो फिर एरिया ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक दूसरा फॉर्मूला फॉलो किया जाता है, तो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं। So if the triangle is non-right angled and the base and height are not given, the following data is required. Now what is required? We have to keep it in mind. What is required? तो यहां मैं वाज़ेह कर चुका हूं, two sides and an included angle must be given by the examiner. अभी लिखने की जल्दी ना करें, अभी सिर्फ सुन लें, लिखने का टाइम इंशाल्लाह दूंगा। तो अगर हमारे पास बेस और हाइट नहीं है, ट्राइंगल नॉन राइट एंगल है, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? वी रिक्वायर टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल। अच्छा, अब यहां थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपके सामने, उस ट्राइंगल का नाम है ABC, जो कि आपके सामने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये तीन वर्टिसेस हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, इसको कहते हैं वर्टिसेस। देयर आर 3 वर्टिसेस A, B एंड C। अच्छा, ये वाला है एंगल A, ये वाला है एंगल B और ये वाला है एंगल C। और यकीनन ये तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं। वो जरूरी तो नहीं है, बहरहाल मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि तीनों डिफरेंट हैं। तो कैपिटल लेटर्स किसके लिए यूज होते हैं? एंगल्स के लिए। कैपिटल A मतलब एंगल A, कैपिटल B और उस पे कैप, एंगल B, एंगल C। तो कैपिटल लेटर्स फॉर एंगल्स। फिर मैं बात करता हूं कि हर एंगल के सामने उसकी साइड होती है। अगर मुझे कोई कहेगा कि साइड A, तो एंगल A के सामने उसकी साइड होगी। एंगल और साइड आमने सामने होते हैं। हमने राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस किया था कि 90 डिग्री सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट एंगल है। क्योंकि 90 डिग्री लार्जेस्ट एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो भी लॉन्गेस्ट होगी। हर साइड के सामने उसका एंगल होता है, या यूं कह लें कि हर एंगल के सामने उसकी साइड होती है। तो एंगल A की जो साइड है वो स्मॉल a, एंगल B की जो साइड है वो स्मॉल b, और एंगल C की जो साइड है वो स्मॉल c। तो स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c आर यूज्ड फॉर साइड्स या लेंथ्स। तो कैपिटल लेटर्स फॉर एंगल्स, स्मॉल लेटर्स फॉर लेंथ्स। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड? वी नीड 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। वो 3 मेजरमेंट्स कौन सी हैं? Which 3 measurements are required?
तो मैंने लिखा है 2 साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल। सर जरा इंक्लूडेड एंगल की वजाहत मिल जाएगी तो सुने। 2 साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि जो 2 साइड्स हैं उनके बीच का एंगल। तो लेट सपोज एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में, एक मिनट रुके, एक ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल में हमारे पास 10 सेंटीमीटर की एक साइड है, 20 सेंटीमीटर की एक साइड है, और ये बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जो 2 साइड्स हैं जहां मिल रही हैं उनके दरमियान का जो एंगल है उसे कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, अजान ब्रेक 2 मिनट रुके, 2-3-4 मिनट रुक जाते हैं, सबकी अजानें हो जाए, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं। हम बात कर रहे थे इंक्लूडेड एंगल की, कि जो 2 साइड्स हमें गिवन हैं उनके जो दरमियान का एंगल है उसे कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो इसके अलावा जो बाकी 2 एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, जैसे ये नाम देता हूं ABC, तो अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर और 20 दिया हुआ है तो एंगल ए वाला जो एंगल है वो इंक्लूडेड है, और बाकी जो एंगल बी और एंगल सी हैं वो कहलाएंगे नॉन इंक्लूडेड एंगल्स। तो डाटा कहता है कि वी रिक्वायर 2 साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल। इनफैक्ट हम इंक्लूडेड एंगल पे पहले भी बात कर चुके हैं। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलरिटी का टेस्ट भी तो रहा है SAS। अच्छा, अब ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो 3 मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से लिखा गया। सेम फॉर्मूला किताबों में 3 फॉर्म्स में लिखा जाता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ AC साइन B। तो ये किस तरह से लिखा जा रहा है इसको जरा देखिए। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास A और B वाली साइड है, पहला वाला फॉर्मूला देखना है। अगर मेरे पास A और B वाली साइड है तो आइए देखते हैं। अगर मेरे पास A और B वाली साइड है तो कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल C होना चाहिए। तो हाफ AB साइन C। अगर मेरे पास साइड B है और साइड C है तो फिर कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल A। तो हाफ BC साइन A। और अगर मेरे पास साइड A है और साइड C है तो एंगल कौन सा होना चाहिए? एंगल C, सॉरी एंगल B। तो हाफ AC साइन B। तो साइड ए भी है तो एंगल सी, साइड बी सी है तो एंगल ए, मतलब जो 2 साइड्स ले रहे हैं उसका दूसरा वाला एंगल हमें लेना है। लेकिन अक्सर सवाल में हमें लेटर्स नहीं दिए जाते, तो हमें डायरेक्टली समझना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है कि फॉर्मूला में जब एरिया निकालना है तो हाफ इंटू 2 साइड्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। लेट्स सपोज ये ट्राइंगल, इसका कोई नाम नहीं है, इसका एरिया निकालना है, तो हमने कहा हाफ इंटू 10 इंटू 20 इंटू साइन 30, पूरा एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दें। अच्छा, यहाँ कैलकुलेटर को रीसेट जरूर किया करें, डिग्री मोड पे जरूर रखा करें। बाज औकात सेम कैलकुलेटर बड़े भाई बहन भी इस्तेमाल करते हैं और आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहां पर एंगल एंड रेडियंस भी सिखाया जाता है, तो कैलकुलेटर रेडियन मोड पे रह जाता है, तो हमारे आंसर्स मैच नहीं कर रहे होते। तो कभी ऐसा हो जाए ना कि आंसर्स मैच ना कर रहे हो, तो कैलकुलेटर का रीसेट का ऑप्शन होता है Shift 9, तो उसको रीसेट करें और रीसेट करने के बाद फिर दोबारा ट्राई करें, क्योंकि वो एंगल एंड रेडियस आ रहा होता है और हमारा आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा होता। लिहाजा जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो मैथ्स के अंदर, तो रेडियन है नहीं, तो कैलकुलेटर को हमेशा रीसेट कर दिया करें। तो यहां पर मेरा आंसर आ रहा है एरिया इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर मैं एक और एग्जांपल देना चाह रहा था जो कि आता है काफी।
Let's suppose I have to find the area of a parallelogram. मैंने पहला एग्जांपल ये दिया था, दूसरा एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं. We have to find the area of a parallelogram and we have 10 centimeter and 20 centimeter as a length और ये वाला एंगल है 30 डिग्री. तो याद रखना ये है कि जब पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाया जाता है तो वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. अच्छा, सिमेट्री के टॉपिक में हम पढ़ के आ गए हैं कि पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. तो दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज if you are going to overlap the parallelogram over this line, both faces will not overlap. Therefore, this is not the line of symmetry, but this is a line which will divide the area of a parallelogram into two equal parts. Triangles same नहीं, triangles जो हैं वो congruent है. Triangles congruent है. Line of symmetry ये बेशक नहीं है, लेकिन triangles congruent है. सर ये congruent कैसे हैं? मेरे parallelogram का उसूल हमें सिखाया जाता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. तो 10 सेंटीमीटर के सामने 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर. और पैरेललोग्राम में एक और बात बताई जाती है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. मतलब अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा. इनफैक्ट अगर हमें ये वाले भी निकालने हो तो वी कैन फाइंड बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स. जो दो पैरेलल होती हैं उसमें अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री. सो इफ वन ऑफ देम इज 30, द अदर वुड बी 180 minus 30, 150. But at this point in time we do not need 150, so I'm removing it. हमें 150 वाला एंगल नहीं चाहिए. तो फिर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 डिग्री दो साइड्स हैं और इंक्लूडेड एंगल है और दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. तो एरिया का जब फॉर्मूला में लगाऊंगा तो इट वुड बी 2 times area of a triangle because a parallelogram means two triangles, half into 10 into 20 into sin 30. जब half into 10 into 20 into sin 30 करूंगा तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा. और जब ट्राइंगल के एरिया को डबल करूंगा तो दोनों ट्राइंगल्स का आ जाएगा. और जब दोनों ट्राइंगल्स का आ गया इसका मतलब पैरेललोग्राम का एरिया आ गया. तो यहाँ नोट करें तो 2 और 2 जो है वो कट गया. तो अक्सर मार्किंग स्कीम में आपको नजर आ रहा होता है कि पहली साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. तो आप सोचें यार ये कौन सा फॉर्मूला आया नया पैरेललोग्राम का? तो भाई ये इस तरह आया कि हाफ ए बी साइन सी को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और हाफ कैंसिल हो गए. तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो गया ए बी साइन सी. दो साइड्स जो दो गिवन साइड्स है वो और साइन ऑफ इंक्लूड एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो यहां पर मेरा एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए मैं आपको छोटी छोटी बारीकियां भी बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीजों पे खेल रहा हूं, लेकिन आराम आराम से हर बात कोशिश करके बता रहा हूं ताकि कोई भी वीकनेस हो कोई भी लैकनेस हो तो वो कवर अप हो जाए. मेरा काम है हर छोटी बात आइडेंटिफाई करके बताना ताकि आप उसको जहन में रखें. 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे थे, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और यकीनन इंशाल्लाह तीसरे एग्जाम्पल से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है. तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड एग्जाम्पल. We have been given a triangle ABC and we have two angles given, angle A and angle C. सबसे पहले पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो भाई जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज ये सोचनी है कि क्या मेरे पास बेस और हाइट है. तो जब मैंने डाटा देखा तो मुझे बेस तो नजर आ रही है 10, लेकिन उससे परपेंडिकुलर लाइन जो हाइट कहलाती है वो नजर नहीं आ रही. तो मैंने कहा अब क्या करूं. तो फिर हमें पता चला कि भाई ये तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में सर ने एक बात बताई थी कि हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला लगता है और उस फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि हमें दो साइड्स चाहिए होती हैं और साथ ही साथ इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है.
हमने डायग्राम पे नजर डाली, जब नजर डाली तो हमें नजर आया कि दो साइड्स मौजूद हैं 15 और 10, लेकिन उनके दरमियान का एंगल नजर नहीं आया। हम थोड़ा सा परेशान हुए, फिर फौरन ही रियलाइज हुआ कि यार ट्राइंगल का एंगल सम तो 180 होता है और दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो तीसरा निकालने के लिए सिंपल 180 से माइनस करना है। तो मैंने कहा चलिए बहुत सिंपल है ये तो मैंने कहा एंगल बी निकालने के लिए अगर हमें एंगल बी निकालना है तो हम 180 में से 70 और 50 कर देंगे माइनस, तो मेरे पास एंगल बी आ जाएगा 60 डिग्री। तो मैंने फौरन एंगल बी निकाला 60 डिग्री और लिख दिया। जैसे ही दो साइज और इंक्लूड एंगल पे नजर पड़ी, मैंने कहा अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है। तो हाफ इंटू 10 इंटू 15 इंटू साइन ऑफ 60। अच्छा एरिया है, एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स मत भूलें, अगर आंसर नॉन एग्जैक्ट हो वर्किंग 5SF, फाइनल आंसर 3SF। तो 0.5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू साइन 60 कैलकुलेटर पे जब डालेंगे तो 75√3/2 आ रहा है, जिसे अगर राउंड ऑफ किया जाए तो इट वुड बिकम 64.952। याद रखें जहां रुक रहे हैं उसके बाद वाला डिजिट जो भी होगा उसके हिसाब से फिफ्थ वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो एरिया आ गया 64.952 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मांगा गया लिहाजा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। अब 64.951 को जरा राउंड ऑफ तो करें 3SF में, तो 3SF का मतलब है कि आप 9 पे रुकेंगे। थर्ड सिग्निफिकेंट जो है ना 9 है, पहला दूसरा तीसरा, अब 9 पे रुकेंगे तो 9 9 रहेगा या 10 हो जाएगा, इसका दारोमदार अगले डिजिट पे होगा। तो क्योंकि अगला डिजिट 5 या उससे बड़ा है, अगला डिजिट अगर 4 या उससे छोटा होता तो फिर ये 9 9 ही रहता, लेकिन क्योंकि अगला डिजिट 5 है लिहाजा ये 9 हो जाएगा 10, और 10 का 0 यहीं रह जाएगा और जो 10 का 1 है वो 4 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65.0। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ हो जाएगा 65.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 65.0 और 65 का तो एक ही मतलब है बच्चों, मतलब तो एक है लेकिन इंप्रेशन अलग अलग है। अगर आप एरिया 65 लिखते हैं तो इंप्रेशन ये आ सकता है कि भाई बच्चे का तो एग्जैक्ट 65 आ रहा था, लेकिन अगर आप 65.0 लिखते हैं तो इंप्रेशन ये है कि बच्चे का एग्जैक्ट आंसर नहीं था, उसने 3SF में राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करने की वजह से वो 65 हुआ, लिहाजा 65.0 और 65 में कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन इंप्रेशन जरूर कायम होता है कि बच्चे ने क्या काम किया होगा, लिहाजा हमें 0.0 लिखना है। तो 3SF में हमने आंसर दे दिया। सर जब आंसर 3SF में ही देना था तो बिला वजह 5SF में क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट क्लास में भी समझाया था 5SF में वर्किंग इसलिए की जाती है कि अगर आगे उसका इस्तेमाल हो तो हम 3SF वाला वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम 5SF वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे ताकि आगे वाले सवाल की एक्यूरेसी खराब ना हो। ये इस सवाल का पहला पार्ट था जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। अब सेकंड काम क्या किया जाए, तो सवाल पढ़ते हैं। हेंस अंडरलाइन करें, ये बात पहले भी हो चुकी कि जब हेंस का लफ्ज लिखा नजर आए, जब हेंस का नजर लिखा आए वर्ड, तो आप समझ जाएं कि अब तक जो काम हुआ उसकी बेसिस पर आगे चलना है। हेंस का मतलब है अब तक जो काम किया उसी की बुनियादों पर उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कुछ काम मजीद करना है। जब हमने लफ्ज पढ़ा हेंस तो हम समझ गए कि हमने ऊपर तो एक ही काम किया था और वो था एरिया का निकालना। इसका मतलब अब जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें वो जो एरिया हमने फाइंड किया था उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा सर कैसे इस्तेमाल होगा, तो आइए सवाल को मुकम्मल करते हैं। Hence find the height of the perpendicular from A to BC. From A to BC, याद रहे A से BC तक
एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है, तो आइए ड्रॉप करते हैं। जब ए से बीसी तक परपेंडिकुलर ड्रॉप की हमने, तो हमने लेट सपोज इसको कह दिया x। जब उसने मुझे कहा हाइट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड ax, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू bc। अच्छा ट्राइंगल है ना, a टू bc हमने आपको बना के दिखा दी। अगर b टू ac होता तो ऐसे बनती, अगर c टू ab होता तो ऐसे बनती। तो ये a टू bc, b टू ac या c टू ab कुछ भी कहा जा सकता है, तीनों परपेंडिकुलर का मुझे पता होना चाहिए। अच्छा एक बात जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये कि अगर a टू bc लिखा हुआ है, तो ये जो bc है ये हमारा बेस होगा। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये जो BC होगा दिस वुड बी द बेस। तो जब हम हाफ AB साइन C से नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल चुके और अगले पार्ट में एग्जामिनर ने हमसे परपेंडिकुलर हाइट मांगी, तो हमें एरिया का इस्तेमाल करना है। अच्छा ये मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, लेकिन वो कब इस्तेमाल होगा ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं इसी सवाल का अगले पार्ट का मेथड नंबर 1 रख रहा हूं। क्वेश्चन 2 अलग चल रहा है, मेथड नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मेथड नंबर 1, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं ये बात, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो एरिया आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट नहीं है। तो बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं आ सकता, तभी तो हाफ AB साइन C से मैंने एरिया निकाला है। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने लिखा है हेंस, इसका मतलब जो उसने एरिया फाइंड करवाया है उस एरिया को इस्तेमाल करते हुए मुझे एरिया निकालना होगा। तो मैंने कहा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो भाई यूज कर लें। याद रहे 5 ऐसे वर्जन इस्तेमाल होगा। 64.952 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, तो बेस है BC। और भाई हाइट क्या होगी, तो हाइट है AX जो कि निकालनी है। तो हमारे पास 64.952 मौजूद है, BC वाली साइड 10 सेंटीमीटर मौजूद है, AX मुझे नहीं पता। AX निकालने के लिए 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 10 को डिवाइड करवाया, तो 64.952 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। तो AX की लेंथ आ गई 12.9904, जिसको अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाएगा 13.0 सेंटीमीटर। अच्छा सर ये आपने मेथड 1 लिखा है कि मेथड 2 भी है? बेटा बिल्कुल मेथड 2 है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने हेंस लिखा है, अगर एग्जामिनर ने हेंस लिखा है तो मेथड 1 only, method 1 is the only method that can be used because examiner has said hence। hence का मतलब जो अब तक काम किया उसकी बेसिस पर, और अब तक तो एरिया निकाला था, इसका मतलब एरिया वाली अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी थी, तो हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 पे, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेथड नंबर 2 कब लगता, पहले तो ये सोचें, जब हेंस ना लिखा होता, जब सिर्फ कहता ना एरिया हाइट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC निकालें, तो हमारे पास दोनों रास्ते होते हैं, मेथड 1 भी मेथड 2 भी। तो मैं लिख रहा हूं मेथड 2 एप्लीकेबल व्हेन हेंस नॉट रिटन। जब हेंस नहीं लिखा हुआ तो फिर जो है हम मेथड 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड 2 क्या है, तो अब देखें, अगर मुझे कंसिडर करना है, अगर मुझे निकालनी है साइड AX,
तो मुझे कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं आई कैन कंसिडर ट्राइंगल AXB। AXC नहीं कंसिडर कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव AC। अगर AC आ जाएगी तो फिर ट्राइंगल AXC भी कंसिडर कर सकता हूं, लेकिन एट द मोमेंट आई कैन ओनली कंसिडर ट्राइंगल AXB। ट्राइंगल AXB तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल B हमारे पास है 60 डिग्री। साइड ए भी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। सर ये साइड BC हमारे पास, BX हमारे पास नहीं है। बेटा बिल्कुल सही फरमाया, हमारे पास साइड BX नहीं है। कुछ बच्चे जो यहाँ गलती करते हैं वो क्या करते हैं? गलती ये करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। कहते हैं सर हमें तो ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि BX और XC बराबर हैं। तो भाई अपने एहसासात अपने पास रखें। जब तक एग्जामिनर ऐसी कोई चीज स्पेसिफाई ना करे अपनी तरफ से अजम्पशंस मत कीजिएगा। सर हमने तो स्कूल में देखा है कभी कभार बेस बाइसेक्ट होती है। तो वो कौन सा केस होता है जब बेस बाइसेक्ट होती है? तो बेटा बेस तब बाइसेक्ट होती है जब ट्राइंगल आइसोसेलेस या इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो मैं जहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना बेस बाइसेक्ट होगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड सेम हैं उन दो साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट नोट करें और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो वो वाला परपेंडिकुलर जो है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। लेट सपोज अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये ट्राइंगल ABC है, लेकिन इस दफा BC और AC बराबर हैं। तो BC और AC जहां मिल रहे हैं वो पॉइंट C है। तो C से ड्रॉप होने वाली परपेंडिकुलर जो है वो बेस AB को बाइसेक्ट करेगी। सर हमने तो सुना था बेस तो खाली ये वाली होती है BC। बेटा ऐसा कोई फर्ज रूल नहीं है। कोई भी लाइन जिससे परपेंडिकुलर लाइन मौजूद हो उस लाइन को बेस कहा जा सकता है। जैसे यहाँ मैंने C से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर टू AB है, तो AB बेस हो जाएगा। ऊपर वाले डायग्राम में A से डॉटेड लाइन ड्रॉप की जो कि BC से परपेंडिकुलर है, तो BC बेस हो जाएगा। तो BC बेस AX हाइट, और यहां पर AB बेस और CX हाइट। तो बेस एंड हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो बेस सिर्फ तब बाइसेक्ट होता है जब ट्राइंगल आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस की जो दो साइड्स होती हैं वहां से जो लाइन ड्रॉप होती है वो बेस को बाइसेक्ट करती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये काम तीनों तरफ से होता है, A to BC, B to AC या C to AB। कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो बेस को बाइसेक्ट करेगी। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कनेक्शन में जितनी बेसिक बातें आ रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो A BC का आइसोसेलेस होना या इक्विलेटरल होना जरूरी था बेस के बाइसेक्शन के लिए, लेकिन यहां तो भाई ऐसा तीनों एंगल्स अलग अलग हैं। जब तीनों एंगल्स अलग अलग हैं तो तीनों साइड्स भी अलग अलग हैं, लिहाजा ये ट्राइंगल स्केलीन है और स्केलीन ट्राइंगल में बाइसेक्ट होने वाला गेम नहीं चलता। आइसोसेलेस या इक्विलेटरल में बाइसेक्शन होती है, स्केलीन ट्राइंगल में बाइसेक्शन वाला उसूल नहीं होता। तो इसका मतलब BX की लेंथ अभी मेरे पास नहीं है। तो AXB एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे AX निकालना है। तो मुझे बताएं कौन सी साइड्स हैं और कौन सी निकालनी है। तो हम देख सकते हैं 60 के सामने वाली साइड ऑपोजिट, वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, वी आर गिवन द हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है 100 का 2 में से 100 कनेक्ट करता है। तो हम कहेंगे sin 60 is equals to opposite which is AX upon hypotenuse which is 15। तो यहां से AX आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय sin 60, जिसका आंसर आप कैलकुलेटर में डालें तो आंसर वही आ गया जो पहले आ रहा था, 12.9904 लिख दे चलें। तो फिर फाइनली राउंड ऑफ करके हम इसे कह देंगे कि AX is equals to
बल्कि यही आंसर आ जाएगा वापस। एरो डाल दिया कि भाई आंसर AX का 13.0 सेंटीमीटर ही होना है। मैंने एरिया के हिसाब से काफी सारी बातें बताई जिससे आपके कॉन्सेप्ट यकीनन मजबूत हुए होंगे। कुछ साथ साथ अगर लिखा है तो सही है, वरना फटाफट जो है जो लिखना चाहते हैं मैं 2-4 मिनट दे रहा हूं लिख लें। वंस यू आर डन, वंस यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर भी लिख दें और क्लियर लिख दें और लिख दें डन। क्लियर एंड डन। क्लियर मींस यू आर डन, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, एंड डन मींस यू हैव कॉपीड। तो दोनों चीजें लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों ने सब कर लिया एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। अनदर कॉन्सेप्ट इज टू बी कवर्ड टुडे। तो मैं एक और कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो फटाफट इसको कॉपी कर लें। वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर किसी ने कॉपी नहीं किया। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा बेटा चलें स्टार्ट लेते हैं। अच्छा है हम साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे रहा होता हूँ तो कुछ बच्चे पहले से नोट भी कर लेते हैं, साथ साथ टाइम सेव हो जाता है। तो ऐसा ही करते हैं, मैं स्टार्ट लेता हूँ तो अगर आप सुनते रहें। कॉपी का टाइम मैं थोड़ा दूंगा, मसला नहीं है। साथ साथ जो लिख सकें वो लिख लीजिएगा, कोई मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मैं एक एक चीज को काफी दफा रिपीट भी करता हूँ तो उस दौरान आपको मौका तो मिल जाता है। तो हम
अब हम आते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स में। हमने सिर्फ अभी इस वक्त एरिया निकालना सीखा है। राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमें एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ्स और एंगल्स निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दो टूल्स। एक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम और एक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जिस तरह राइट एंगल ट्राइंगल्स के तमाम काम पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से होते हैं, उसी तरह नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के तमाम काम साइन रूल और कोसाइन रूल से होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स के तमाम काम पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से होते हैं। ये बात हम लॉक कर चुके लास्ट क्लास में। तो इस क्लास में लॉक कर लें कि जब ट्राइंगल नॉन राइट एंगल हो और हमें कुछ एंगल्स या कुछ साइड्स निकालनी हो, कुछ लेंथ्स निकालनी हो, तो या तो साइन रूल लगेगा या कोसाइन रूल लगेगा। कब कौन सा रूल लगेगा ये तो मैं स्पेसिफाई करूंगा, वाजे करूंगा। अभी सिर्फ जनरल बात समझ लें। नॉन राइट एंगल के ट्राइंगल के तमाम काम दो टूल्स के जरिए होते हैं। एक टूल का नाम है साइन रूल और दूसरे टूल का नाम है कोसाइन रूल। अच्छा, ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं कि ऑल टुगेदर देयर आर 6 मेजरमेंट्स, 3 एंगल्स एंड 3 लेंथ्स। ये बात हम जानते हैं, दोबारा नहीं भी लिखे मसला नहीं है, पहले लिखा हुआ है। और फिर एक और बात भी हम पहले लिख चुके हैं कि we should have a minimum of 3 measurements which must include at least one side। चाहे ट्राइंगल राइट एंगल हो या नॉन राइट एंगल, 3 मेजरमेंट्स दरकार है जिसमें से कम एक साइड होनी चाहिए। मतलब 3 मेजरमेंट्स में से तीनों साइड्स हो, कोई दो साइड एक एंगल हो, या एक साइड हो और दो एंगल्स हो, चलेगा। तीनों एंगल्स नहीं चलेगा, एक ना एक साइड का या एक ना एक लेंथ का होना लाजमी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक मेजरमेंट हमेशा दी होती थी, वो थी 90 डिग्री। लेकिन भाई नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कोई किस्सा नहीं है, कोई मेजरमेंट हमेशा दी हो ऐसा नहीं होता। तो हमें 3 मेजरमेंट्स दरकार हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं 3 मेजरमेंट्स वाली जिसमें साइन रूल लगता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कोसाइन रूल लगता है। तो मैं 1 बाय 1 कंडीशंस बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा टू मेमोराइज। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशंस जो बुक में लिखी हैं, किताबी बातें, वो कर लेते हैं। किताबी बातें भी जरूरी होती हैं। तो साइन रूल की कंडीशंस वो क्या हैं जब साइन रूल लगेगा, वो कौन सी कंडीशंस हैं जब साइन रूल लगेगा। तो अगर डाटा में ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं जो मैंने लिखा है, या तो पहली वाली कंडीशन फॉलो हो या दूसरी वाली, तो ऐसी कंडीशन में कोसाइन रूल नहीं लग सकता, साइन रूल लगेगा। तो साइन रूल के लिए पहली कंडीशन, टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल। कोई दो साइड्स हो और नॉन इंक्लूडेड एंगल हो, मतलब जो दो साइड्स है ना, उनके जो बीच वाला एंगल है जिसे हम इंक्लूडेड कहते हैं वो ना हो, उसके अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं उनमें से कोई भी एक हो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हमने पढ़ा टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, SAS। यहां पर हम पढ़ रहे हैं टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल। अब ASS कह लें, SS कह लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन SAS वाला मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि SAS से इंप्रेशन आता है दो साइड्स उनके दरमियान में एंगल, लेकिन ASS ये SA एक ही बात है। SA कह लें या आप ASS कह लें, दोनों का मतलब है एक एंगल है और दो साइड्स। और वो जो एक एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो अगर हमारे पास टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल है तो साइन रूल लगेगा, या फिर अगर हमारे पास टू एंगल्स एंड एनी वन साइड है तो भी साइन रूल लग सकता है।
तो भी साइन रूल लग सकता है. टू एंगल्स एंड एनी वन साइड. टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल, टू एंगल्स एंड एनी वन साइड. सर ये कंडीशन जो है ना रट्टा वट्टा लगता नहीं हमसे. ये कंडीशन याद रखना बड़ी बेजारी वाला काम है, हमसे होता नहीं है सर. कोई तरीका बताएं जिससे हमें जहन में बैठ जाए. तो आए वो तरीके पे बात करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो सब क्लियर होगा. तो कॉन्सेप्ट कहता है कि साइन रूल इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. अगर हम साइन रूल का फॉर्मूला देखें ना जो आपके सामने लिखा हुआ है साइन रूल, तो हमें देखकर अंदाजा होगा कि साइन रूल इज अ रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. हमने अभी सीखा कि जो साइड्स होती हैं उनके सामने उनके एंगल्स होते हैं. एंगल ए के सामने एंगल साइड ए, एंगल बी के सामने साइड बी, एंगल सी के सामने साइड सी. तो एंगल्स और साइड्स एक दूसरे के पेयर्स होते हैं. एंगल और साइड का पेयर होता है. तो साइन रूल बेसिकली रेशियो है साइड्स और एंगल्स का. कैसे, आइए साइन रूल देखते हैं. तो साइन रूल क्या है देखें. ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी. तो अगर आप देखें तो साइड ए और एंगल ए का रेशो, साइड बी और एंगल बी का रेशो, साइड सी और एंगल सी का रेशो. लेकिन जो एंगल सी है ना वो डायरेक्ट नहीं लेते, साइन के साथ लेते हैं. ए अपॉन एंगल ए डायरेक्ट नहीं कर सकते. ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी. तो ए और साइन ए का जो रेशो है, जो साइड ए और साइन ए का रेशो है, वही बी अपॉन साइन बी का रेशो है, और वही सी अपॉन साइन सी का रेशो है. ये तीनों रेशोज बराबर है. तो अगर हम साइड को और सामने वाले एंगल को साइन के साथ लें तो जो रेशो आएगा वो बाकी दो रेशो से बराबर होगा. तीनों रेशोज बराबर हैं. अच्छा सर ऑर्डर क्या लें, ऊपर साइड लें, ऊपर लेंथ लें और नीचे साइन के साथ एंगल लें, या ऊपर साइन के साथ एंगल लें और नीचे साइड लें? दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों किया जा सकता है. तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी. याद रहे ये तीनों तो मैंने लिखे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो कोई दो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो कोई दो ही होते हैं ना, तीनों तो साथ नहीं सॉल्व हो सकते, तो कोई दो लेते हैं. तो ए अपॉन साइन ए वाले करें, साइड ऊपर लें एंगल नीचे लें साइन के साथ, या साइन के साथ एंगल ऊपर लें और साइड नीचे ले लें. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. तो दोनों साइन रूल्स आपके सामने मौजूद हैं. अब जो टिप है वो क्या है, डायरेक्ट कंडीशन याद किए बगैर जो टिप है वो क्या है, तो वो टिप ये है कि वन रेशो इज गिवन. जब साइन रूल लगाना है तो एक रेशो मुकम्मल हमें पता होगा. वन कंप्लीट पेयर इज गिवन. एक कंप्लीट पेयर हमें गिवन होगा और सेकंड पेयर पार्शियली गिवन होगा. आई रिपीट, वन रेशो विल बी गिवन, या यूं कह लें वन कंप्लीट पेयर विल बी गिवन. मतलब अगर एंगल ए है तो सामने उसकी साइड भी है, तो कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसमें हमें एंगल भी पता होगा और उसके सामने वाली साइड भी पता होगी. उसके जरिए हम एक रेशो निकाल लेंगे. और दूसरा जो पेयर है वो पार्शियली पता होगा. मतलब या तो उस सेकंड पेयर का मुझे एंगल पता होगा और साइड निकालनी होगी, या मुझे साइड पता होगी और एंगल निकालना होगा. लेकिन ये बात यकीनी है कि एक पेयर मुकम्मल होगा और दूसरा पेयर पार्शियल, और पार्शियल वाले पेयर को करना होगा मुकम्मल. बाकी जो टिप मैंने लिखी है इसको तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं. इट इज बेटर टू टेक द अननोन इन द न्यूमरेटर. जरूरी नहीं है ये, यहां मैं लिख भी देता हूं, नॉट नेसेसरी, बट इट्स बेटर. बट बस ये पूरा नहीं लिख रहा, नॉट नेसेसरी बट इट्स बेटर दैट यू फॉलो दिस टिप. इट कैन मेक थिंग्स अ बिट क्विकर. अच्छा अब हम बात क्या कर रहे थे, नॉन वाइड एंगल ट्रायंगल के तमाम काम साइन रूल और कोसाइन रूल से होते हैं. साइन रूल की दो कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी और बताई. कंडीशंस याद किए बगैर कॉन्सेप्ट क्या है कि साइन रूल इज अ रेशो, एंगल और साइड का रेशो है, तीनों रेशोज बराबर होंगे. लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो कोई दो रेशोज के जरिए काम होगा.
उन दो रेशोज में से एक रेशो मुकम्मल मौजूद होगा और दूसरा रेशो पार्शली मौजूद होगा। तो जब एक ट्रायंगल का डाटा देखें और एक पेयर मुकम्मल होता हुआ नजर आए तो समझ जाए साइन रूल लगेगा। बिल्कुल ऐसी बात जो दिमाग में घुस जाने वाली है कि अगर एक रेशो एक पेयर मुकम्मल हो रहा हो तो साइन रूल, और अगर एक रेशो या एक पेयर मुकम्मल नहीं हो रहा हो तो कोसाइन रूल। अभी हम कोसाइन रूल नहीं पढ़ रहे, कोसाइन रूल में कंडीशंस बताऊंगा, बात की बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि साइन रूल जब नहीं लगेगा तो कोसाइन रूल लगेगा, जब कोसाइन रूल नहीं लगेगा तो साइन रूल लगेगा। ये तो लॉजिकल बात है, क्योंकि तमाम काम इन दो टूल से होने ना। जब पहला वाला टूल नहीं है तो दूसरा वाला है, और जब ये वाला नहीं है तो ये वाला है। तो अलग अलग टूल्स हैं भाई, कोई भी टूल इस्तेमाल हो सकता है इन दोनों में से। अच्छा, अब साइन रूल है क्या और लगता कब है, इस पे बात हो गई। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल भी मैंने अच्छा खासा डिटेल्ड बनाया है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए एग्जाम्पल की जानिब बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ट्राइंगल एबीसी मौजूद है और ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास साइड एबी है, साइड बीसी है और साइड एसी है। एग्जामिनर ने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। एग्जाम में बैठे आपके पास ये सवाल आया, सोचना किस तरह है। पहली जब नजर पड़ी आपने कहा यार नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, और सर ने कहा था नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के तो तमाम काम दो टूल से होते हैं, इसका मतलब या तो इसमें साइन रूल लगेगा या कोसाइन रूल। अब सर खुजाने लगे, यार वो कंडीशंस क्या थी, नहीं याद आई। हमने कहा छोड़ो कंडीशन, सर ने तो कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक पेयर मुकम्मल हो रहा हो तो साइन रूल, एक पेयर मुकम्मल ना हो रहा हो तो कोसाइन रूल। तो बच्चों क्या यहां पर एक पेयर मुकम्मल हो रहा है, क्या एंगल और सामने वाली साइड दोनों मौजूद हैं? तो हर बच्चे बच्चे की आवाज आएगी जी सर, यहां पर एक पेयर मुकम्मल है, साइड और एंगल दोनों मौजूद हैं, लिहाजा यहां पर हम वेरी क्लियर हो गए कि वी हैव टू यूज साइन रूल। अभी तो हम साइन रूल ही कर रहे हैं, तो हमें पता है साइन रूल लगाना है। एग्जाम में थोड़ी पता होगा कि क्या लगाना है, तो एग्जाम के हिसाब से चला रहा हूं कि एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे सोचेंगे भाई, रेशो मुकम्मल हो रहा है तो साइन रूल, नहीं मुकम्मल हो रहा तो कोसाइन रूल। तो यहां पर क्योंकि रेशो मुकम्मल हो रहा है लिहाजा साइन रूल का इस्तेमाल होगा। फिर हमने सोचा कि सर ने कहा था एक पेयर फुली नोन होता है और एक पेयर पार्शियल। तो हमने कहा यार साइड 15 है लेकिन सामने वाला एंगल नहीं है, तो क्या साइन रूल के मुताबिक हमें एंगल ए ही निकालना है? तो हाँ, काफी सवालात इतने सिंपल होते हैं कि जो गिवन साइड होती है ना उसके सामने वाला एंगल ही निकालना होता है नॉर्मली, और डायरेक्टली पेयर मुकम्मल हो जाता है, एक दफा साइन रूल लगा के काम हो जाता है। लेकिन मैंने जान करके यहां ऐसा एग्जाम्पल बनाया जिसमें एक दफा साइन रूल नहीं बल्कि दो दफा साइन रूल लगा के काम होगा। नॉर्मली जब 3 नंबर के लिए सवाल आता है एग्जामिनेशन में तो एक दफा साइन रूल लगा के काम हो जाता है, और ये हर साल आता है। लेकिन यहां पर काम एक साथ नहीं होगा, यहां पर दो दफा साइन रूल लगेगा। वो कैसे? तो आइए देखते हैं। हमसे पूछी जा रही है लेंथ ऑफ एसी। हमने कहा यार लेंथ ऑफ एसी जब मांगी जा रही है तो एसी के सामने वाला एंगल तो होना चाहिए ना, तभी तो पार्शियल पेयर होगा तो मुकम्मल करूंगा ना। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ा ही मसला है, ना एसी है और ना एसी के सामने वाला एंगल। तो पार्शियल पेयर, सर ने कहा था पार्शियल पेयर तो है ही नहीं, तो भाई डायरेक्टली एसी नहीं निकल सकती। सबसे पहले एसी के सामने वाला एंगल ढूंढना होगा। हमने कहा यार एंगल निकालने के लिए साइड चाहिए होती है, साइड निकालने के लिए एंगल दोनों ही नहीं है।
सवाल पैदा होता है ये एंगल बी कैसे निकाला जाए। तो ठक करके घंटी बजी कि किसने बोला है एंगल बी डायरेक्ट निकालो, क्यों ना एंगल ए निकाल लिया जाए, क्योंकि ए के सामने वाली तो साइड है ना, तो क्यों ना एंगल ए निकाल लिया जाए। तो हमने सोचा यार पहले एंगल ए निकलेगा, एंगल ए निकलने के बाद दोनों एंगल्स को 180 से माइनस करूंगा तो एंगल बी आएगा, और जब एंगल बी आ जाएगा तो फिर उसके बाद पार्शियल पेयर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके थ्रू एसी की लेंथ आ जाएगी। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल है, तो हमने सबसे पहले कहा यार एंगल ए निकालते हैं। तो एंगल ए निकालने के लिए हमने क्या कहा, अच्छा अब साइन रूल का कौन सा वाला वर्जन लें, ये पहला वाला वर्जन लें या दूसरा वाला लें। तो यहाँ के लिए एक टिप मैंने दी है, इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करना चाहे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन टिप यकीनन कुछ फायदा जरूर पहुंचाती है, काम को जल्दी कर देती है, गलती के चांसेस को खत्म कर देती है, क्योंकि बच्चों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो गलती को मिनिमाइज करने के लिए, काम को क्विकर बनाने के लिए टिप है, और वो टिप क्या है, इट इज बेटर टू टेक द अननोन इन द न्यूमरेटर। क्या मतलब, अगर एंगल अननोन है तो एंगल ऊपर रखना है, साइड अननोन है तो साइड ऊपर रखनी है। तो अगर एंगल अननोन है तो ये सेकंड वाला वर्जन साइन रूल का इस्तेमाल करना है, और अगर साइड अननोन होती तो ये पहला वाला वर्जन इस्तेमाल होता। इस्तेमाल करने को दोनों वर्जन हमेशा इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एक टिप है जो ये कहती है कि जो अननोन है उसको न्यूमरेटर में रखना है। तो हमने कहा यार एंगल ए निकालना है, एंगल ए को अननोन है, एंगल ए तो अननोन है, तो इसको न्यूमरेटर में रखते हैं साइन ए। तो हमने कहा साइन ए अपॉन 15, साइन ए अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, जो नोन पेयर है वो है साइन 85 अपॉन 20। हमने कहा साइन ए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान हो गया ना, तो साइन ए इज इक्वल टू 15 साइन 85 अपॉन 20। बस सिर्फ 15 को वहां भेजना पड़ा, वरना पता है क्या होता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है जिसमें गलती भी हो सकती है और थोड़ा काम भी बढ़ जाता है। तो कुछ बच्चों की बेसिक्स वीक होती है तो वो फंस जाते हैं, इसलिए मैंने ये टिप आप सबको दी है। तो साइन ए इज इक्वल टू 15 साइन 85 अपॉन 20। अच्छा, वर्किंग के कितने स्टेप्स करने हैं ये भी बड़ा समझना जरूरी है। कुछ बच्चे 15 साइन 85 अलग निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को डिवाइड बाय 20 करके अलग दिखाएंगे। तो भाई इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, काम कम से कम करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करें, डायरेक्ट हम एक काम कर देते हैं, साइन इनवर्स ए निकालने के लिए साइन को वहां भेजेंगे ना, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में 15 साइन 85 अपॉन 20। किसने बोला है भाई 15 साइन 85 अलग निकालो, बच्चे एक तो निकालते अलग है, फिर डिवाइड करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत कम लेते हैं। वर्किंग में 5SF सिखाया, कुछ बच्चे 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे वर्किंग करते हैं, जब साइन इनवर्स लगाते तो एंगल पे पता नहीं कितना डिफरेंस आ जाता है। तो भाई ज्यादा बेहतर है कि इस पॉइंट पे अगर आप राउंड ऑफ कर भी रहे हो, 15 साइन 85 अपॉन 20 को कैलकुलेटर पे लिखकर वैल्यू लिख भी रहे हो, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर लिखना। उसको अगर 2SF में या 3SF में राउंड ऑफ कर दिया तो एग्जामिनर इसे कहते हैं प्री मैच्योर अप्रोक्सीमेशन। एग्जामिनर रिपोर्ट में या मार्किंग स्कीम में प्री मैच्योर अप्रोक्सीमेशन का लफ्ज है। सर इसका मतलब क्या है, प्री मतलब पहले, मैच्योर प्री मैच्योर, मैच्योरिटी से पहले अप्रोक्सीमेशन कर ली गई। ये अप्रोक्सीमेशन 3SF में लास्ट स्टेप में करनी चाहिए थी, बच्चे ने अभी से कर ली, लिहाजा इसको ये कहते हैं प्री मैच्योर अप्रोक्सीमेशन। तो 15 साइन 85 अपॉन 20 और उस पर लगा लिया जाए साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ 15 साइन 85 कैलकुलेटर पे डाले अपॉन 20, बस कैलकुलेटर खुद आंसर देगा, हमें कोई झंझट की जरूरत ही नहीं है, बिला वजह राउंडिंग ऑफ में पढ़ने की जरूरत क्या है भाई। तो एंगल ए का आंसर आया 48। अच्छा एंगल में डील कर रहे हैं तो 3 डेसिमल प्लेस 48.344। अच्छा सर 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना था, तो आपने तो नहीं दिया बेटा, यहां पर एंगल ए पूछा थोड़ी क्या है, अगर एंगल ए पूछा गया जाता ना तो मैं 1 डेसिमल प्लेस में उसका आंसर देता।
और फिर उसका 3 डेसिमल प्लेस वाला वर्जन में आगे वर्किंग के लिए इस्तेमाल करता। लेकिन यहाँ 1 डेसिमल प्लेस में लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एंगल एग्जामिनर ने मांगा नहीं है, तो बस वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग को 3 डेसिमल प्लेस में रखें। तो यहाँ मैंने लिख दिया 48.344। मैंने कहा यार जबरदस्त हो गया, 15 के सामने वाला एंगल आ गया, 180 से दोनों एंगल्स को माइनस कर देते हैं। तो 180 माइनस 48.344 माइनस 85, तो एंगल आ गया 46.656। 46.656 डिग्री हमारा एंगल बी आ गया। तो जब एंगल ए निकाल लिया हमने, उसके बाद हमने निकाला एंगल बी 180 से माइनस करके, इट वुड बिकम 46.656। जब एंगल बी आ गया तो इस सवाल की कंटिन्यूएशन यहां कर रहा हूं। तो अब निकालूंगा साइड एसी। अच्छा, अब एसी निकालने के लिए पार्शियल पेयर होना चाहिए था, पार्शियल पेयर मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब कौन सा वाला साइन रूल का वर्जन इस्तेमाल करें? कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, इट इज बेटर टू टेक अननोन इन द न्यूमरेटर। अब जो एसी है वो अननोन है, तो एसी अपॉन साइन 46.656 इज इक्वल्स टू नोन पेयर 20 अपॉन साइन 85। अब क्या हुआ भाई, तो एसी निकालने के लिए 20 साइन 46.656 डिवाइडेड बाय साइन 85, ये आपने लिखा, ये काम की वर्किंग है। बस अगला स्टेप आंसर है, बस इससे ज्यादा वर्किंग ना उसको चाहिए ना हमें करके टाइम वेस्ट करना है। तो कैलकुलेटर उठाएं, फ्रैक्शन में जाएं, 20 साइन 46.656 डिवाइडेड बाय साइन 85, गर्मा गर्म आंसर तैयार है। तो एसी हो गया 14.600 5SF में। तो फिर हम आंसर दे देंगे फाइनली एसी का 14.6 सेंटीमीटर, correct to 3 significant figures, and we have finally find the length of AC by using the sine rule twice. There was no shortcut to this question. बहुत थिंकिंग से ये क्वेश्चन बनाया गया था, जिसमें डबल दफा साइन रूल लगा के काम होता। तो ऐसा सवाल बिल्कुल एग्जामिनेशन में आ सकता है, लिहाजा इस चीज के लिए आपने तैयार रहना है। यहाँ हमारा साइन रूल का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गया, साइन रूल लगाना भी प्रॉपर तरीके से सिखा दिया, कंडीशंस भी बता दी, टिप्स भी बता दी, सब बता दिया। तो यहाँ पर फिर कॉपी कर लें, 2-4 मिनट दे रहा हूँ। कॉपी होने के बाद क्लियर भी लिख दें कि मुझे समझ आ गया, और डन भी लिख दें कि हमारा काम कॉपी हो गया। दोनों चीजें लिख देंगे सब, मैं समझ जाऊंगा कि हमारा आज का टास्क मुकम्मल हो गया। तो फटाफट कुछ लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, जो लिखना चाहते हैं लिख लें।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। अल्लाह के फजल से जो आज का टारगेट सेट किया था उसको मुकम्मल कर लिया। इसी तरह क्लासेस को थोड़ा एक्सटेंड कर करके टारगेट्स को मुकम्मल करेंगे, ताकि हमारा काम हमारे टारगेट के मुताबिक टारगेट के मुताबिक हो जाए। इंशाल्लाह इस वीक हमें ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन वाइंड अप करनी है, तो उसके लिए हमें हर सेशन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो तैयार रहें इस चीज़ के लिए, और प्रॉपर टेंशन से जो जो अब तक सिखाया उसको रिवाइज करें। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।